विद नेट का शायद कोई इशू हो रहा है। Good afternoon, everybody.
ओके, जुम्मा मुबारक बेटे। बेटे व्हाट अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स? सबने रिवाइज किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें? इससे पहले कि मैं अगला स्टार्ट करूं, अगर पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो ताकि हम आगे बढ़ें। फिर होप यू ऑल कैन हेयर मी। ओके, आपदा इज सेइंग कि उसको कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू बेटे? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके सिद्रा, गुड बेटे, इफ एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के 2 लेक्चर्स लिए थे इफ यू रिमेंबर, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो टॉपिक फिनिश करना था तो हमने 2 घंटे उसी को फिनिश ऑफ कर दिया था 2 घंटे के अंदर। नाउ टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद मैनेजमेंट। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हमारे लेक्चर्स यहाँ पर जिस तरह ही स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे तुम लोगों को नजर आएगा तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तब तक मैंने तुम लोगों को बुक्स का कहा था, प्लीज कीप योर बुक्स विद यू। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की जो सिमोन की बुक थी हमारे पास, द स्मॉल वन, द येलो वन, मेरे पास उसका 3rd एडिशन है। जिसके पास भी 3rd एडिशन है पेज नंबर 44 खोल ले, और जिसके पास 2nd एडिशन है वो उस हिसाब से बेटे अपना पेज नंबर खोल ले। आई एम गोना स्टार्ट विद स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप टुडे। मीनवाइल जब तक हमारा लेक्चर भी अपलोड होता है, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। बुक्स हैं सबके पास? बेटे कैन यू हेयर मी? ऑल ऑफ यू हैव योर बुक्स विद यू? ओके बेटे, ग्रेट। पेज नंबर 44 खोल लो, 3rd एडिशन का। 2nd एडिशन का बेटे अपने हिसाब से खोलो। किसी के पास 2nd एडिशन है तो यहाँ पेज नंबर टाइप कर दो अगर उन्हें मिल गया। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आई एम गोना स्टार्ट टुडे। बेटे बुक्स तो अब सबके पास होनी चाहिए थी ना, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं कब से कह रही हूँ आसमा, व्हाई यू डोंट हैव योर बुक ऑन यू?
ओके, जब तक हमारी अपलोड होती है पीछे से बेटे प्रेजेंटेशन, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लीडरशिप पढ़ी, लीडर पढ़ा, लीडर क्या होता है, मैनेजर पढ़ा, मैनेजर क्या है, लीडर जो लीड करेगा, लीडर के लिए फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है, मैनेजर जो चीजों को मैनेज करेगा, मैनेजर के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास फॉलोअर्स हो। सो लीडरशिप के लिए फॉलोअरशिप होना बहुत जरूरी है, मैनेजर के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास फॉलोअरशिप हो। तो अब जो शख्स लीडर होगा वो लीड करेगा, जो मैनेजर होगा वो मैनेज करेगा। अब हमने इसी को फर्दर आगे लेकर आना है, इसमें डिफरेंसेस भी हमने कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि जो लीडर लीड करेगा वो किन किन स्टाइल्स को फॉलो करके लीड कर सकता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में डिफरेंट सिनेरियोज में लीड करता है। कभी भी तुम किसी एक स्टाइल को नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्टाइल है, कि भाई इसी स्टाइल को सारी उम्र फॉलो करना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा लीडर वो होता है जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपने स्टाइल को चेंज करे। इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में मैं मल्टीपल स्टाइल्स भी फॉलो कर सकती हूँ सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, जैसे अगर किसी का रोस्टर प्लान करना है, अगर रोस्टर प्लान करना है तो मैं उन लोगों से इनपुट लूंगी। यस बेटे, आई नो देयर इज नो स्लाइड, प्लीज होल्ड ऑन, स्लाइड और हैविंग योर बुक विद यू। बुक में मैंने बताया है, बुक के बगैर मत बैठो, यू मस्ट हैव योर बुक विद यू बेटे। स्लाइड्स भी अभी आ जाती हैं, जस्ट वेट। सो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में हमारे पास क्या है कि लीडरशिप के ढेर सारे स्टाइल्स हैं जो एक इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है, लेकिन किसी एक स्टाइल को हम परफेक्ट स्टाइल नहीं कह सकते, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम अपने स्टाइल को चेंज करते हैं। यानी सिचुएशन के हिसाब से हम डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज करेंगे। और एक अच्छा लीडर वही होगा जो क्या होगा कि अपने सिनेरियो को समझकर उस जो भी स्टाइल उस पर उस वक्त एप्लीकेबल होगा उसको फॉलो करेगा। फर्ज करो कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, जैसे कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन है, तो उस वक्त जो एक नर्स होगी वो इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी स्टाइल को फॉलो करेगी, जिसमें कि हमारे पास एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल आता है जिसमें सेंट्रलाइज पावर होती है, डिपेंडिंग अपॉन एक अदर कॉमन सिचुएशन जिसमें वार्ड की मैनेजमेंट करनी है या नर्सिस का रोस्टर प्लान करना है, तो उसमें हम नर्स से इनपुट लेंगे कि अच्छा तुम लोगों के लिए क्या फिजिबिलिटी है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक स्टाइल कहेंगे। अभी तुम लोग आगे मेरे साथ डीपली ये पढ़ोगे कि इनमें क्या फ़र्क है, डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है और हमारे पास ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है। सो सबसे पहले हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। होपफुली इंट्रोडक्शन तुम लोगों को समझ आ गया है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि एक अच्छा लीडर वो है, नो वॉइस, वाई नो वॉइस, बेटे कैन यू हेयर मी नाउ? मेरी तरफ से तो सिस्टम बिल्कुल ओके है। इफ्रा कैन यू हेयर मी नाउ बेटे? बेटे कैन यू हेयर मी? हो जाए, अगर हो गई है तो प्लीज मुझे कंफर्म करें, मैं देखूं कि यहाँ से
ओके बेटे, ओके। फिर इफ्रा को आवाज क्यों नहीं आ रही? Why did she wrote कि she can't hear me? ओके बेटे, तो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एक अच्छा लीडर या अच्छा मैनेजर वो होगा जो डिफरेंट स्टाइल्स में से जो उस वक्त बेस्ट एप्लीकेबल स्टाइल होगा उसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले स्टाइल पे बेटे हम आते हैं। सबसे पहला स्टाइल है हमारे पास ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल नाम से ही तुम्हें बता रहा है कि इसमें हमारे पास जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के कुछ और नाम भी हैं जैसे कि अथॉरिटेटिव स्टाइल एंड डायरेक्टिव स्टाइल। तो इसको मैं बुक से रीड आउट करने लगी हूँ, फिर हम इसको साथ साथ एक्सप्लेन में करूंगी। Autocratic style, this is also known as authoritative or directive style. An autocratic leader tends to be task oriented. He is more concerned with tasks being accomplished than with the people who perform those tasks. इसका मतलब ये है कि एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होता है या एक ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है या वो लीडर जो स्टाइल को फॉलो करता है उसका इस बात से ज्यादा कंसर्न होता है कि वो अपने टास्क को फुलफिल करे। टास्क को फुलफिल करने वाले लोगों से वो ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं होता, यानी कि वो टास्क ओरिएंटेड होता है, पीपल ओरिएंटेड नहीं है। एम्पैथी नहीं है उसके अंदर, एहसास नहीं है, या ज़्यादा फोकस उसका ये है कि उसको उसका काम मुकम्मल मिलना चाहिए, नो मैटर वॉट एवर प्रॉब्लम अदर पीपल आर फेसिंग। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। इसके दो नाम और हैं, डायरेक्टिव एंड अथॉरिटेटिव। नाम आपको ये बता रहे हैं, अथॉरिटेटिव मीन लीडर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टिव का मतलब वो दूसरों को डायरेक्ट करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब इसमें जब मैं किसी को डायरेक्ट कर रही हूँ कि क्या करना है या क्या नहीं करना, तो तुम्हारे ख्याल से पावर किसके पास है? मेरे सबॉर्डिनेट्स के पास है कि मेरे पास है? प्लीज मुझे टाइप करके बताओ। पावर बताओ बेटे, पावर किसके पास है? अथॉरिटेटिव स्टाइल में मैं दूसरों को डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं दूसरों को बता रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, तो किसके पास पावर होगी? मेरे पास होगी कि मेरे सबॉर्डिनेट्स के पास होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कैन यू हेयर मी ऑल?
ओके बेटे, ओके, सॉरी, स्क्रीन थोड़ी सी हेल्ड हो गई थी तो मुझे तुम्हारे रिप्लाईज मिल नहीं रहे थे, अब मुझे एक साथ सबके आ गए हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब भी हम क्या करेंगे, जब पावर किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो पावर सेंट्रलाइज्ड है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, सेंट्रलाइज्ड पावर अच्छी है कि बुरी है? हमारे पास स्लाइड्स भी आ गई है यहाँ पे। मुझे बताओ, सेंट्रलाइज्ड पावर इज गुड और बैड? अगेन यू हैव टू आंसर मी, फिर मैं आगे चलूंगी। इट्स गुड और इट्स बैड? बुरी है। आपदा क्यों बुरी है? वाई बैड, वाई बैड? ओके, बैड बैड बैड। सेंट्रलाइज्ड पावर इज बैड। अगर सेंट्रलाइज्ड पावर बैड है तो फिर हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? ओके, अच्छी बात है, इसी तरह सोच के इन्वॉल्व करोगे तो समझ आएगी। अच्छा, आपदा कह रही है बिकॉज एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट नहीं मिलती। हबीबा, सबॉर्डिनेट्स हैव नो कमांड, गुड इन सम केसेस। सिद्रा, कौन से केसेस में गुड होगी बेटे? आई वॉन्ट यू टू गिव मी सम एग्जाम्पल। पूरा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा कोई एक दो वर्ड को इशारा दे दो कि कहां पर तुम्हें लगता है कि ये गुड होगी। वो सम केसेस में से कोई एक का मुझे रेफरेंस दो। वेरी गुड, इस तरह सोचोगे तो तुम्हें पता लगेगा और इसी तरह फिर टेस्ट भी क्लियर होंगे तुम्हारे। सोच समझ के जवाब देना है। आई एम वेटिंग फॉर सिद्रा। सिद्रा ने कहा है कि गुड इन सम केसेस। गूगल नहीं करना, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है, जो चीज जहन में आ रही है वो बताओ, तुमने क्यों कहा गुड इन सम केसेस? कोई एक मुझे हवाला दे दो। ठीक है, आपदा का भी पॉइंट ठीक है कि एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट नहीं मिलती है। अच्छा चलो, मैं छोटा सा एक और तुम्हें एक और मैं हिंट देती हूँ, उसके ऊपर जरा गौर करो। फर्ज करो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, इमरजेंसी में, अब ऑब्वियसली इमरजेंसी में तुम काम करे हो, वहां पर डिसीजन पावर केस मस्ट बी गुड इन दिस। अच्छा, एक एक चीज पे गौर करो बेटे, हमेशा याद रखना कि कोई भी स्टाइल बैड या गुड नहीं है। रॉन्ग वक्त पे रॉन्ग स्टाइल का इस्तेमाल बैड या गुड हो सकता है, लेकिन स्टाइल खुद से बैड या गुड नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू में भी कहा था, अच्छा लीडर वो है जो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस सिनेरियो में कौन सा स्टाइल लगना चाहिए। अगर किसी सिनेरियो में ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो होना चाहिए और मैं डेमोक्रेटिक लगा देती हूँ, तो वो स्टाइल की गलती नहीं है, वो स्टाइल को अप्लाई करने वाले यानी लीडर या मैनेजर की गलती है कि वो उस हिसाब को या उस जो है सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि यहाँ पर कौन सा स्टाइल जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए था। अब यहाँ पर सिद्रा ने कहा कि ये गुड इन सम केसेस होता है। शी इज राइट। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल। फर्ज करो अगर इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता कोई कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया और मैंने तुमसे कोई काम करवाना है, तो मैं उस वक्त तुम्हें डायरेक्शन दूंगी कि तुम्हारा ओपिनियन लूंगी? ऑब्वियसली मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगी। इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्शन दी जाती है। जब जंग के हालात होते हैं तो जो हमारे फौजी जवान होते हैं उनको उनके अफसर डायरेक्शन देते हैं, उस वक्त डायरेक्शन दी जाती है, उस वक्त उनकी राय नहीं ली जाती बेटे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन नॉट वेट फॉर देयर ओपिनियन, you have to just follow the instructions and you have to act promptly. So that is why autocratic style is the best style in emergency situation. You cannot say कि it is bad. ये तब bad होगा जब कब होगा इन कोड ब्लू सिचुएशन ओनली लीडर इज कमांडिंग। यस गुड, कोड ब्लू में सिर्फ लीडर हम
हमारा जो है वो कमांड कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब हम उससे तुमसे क्या काम करवाना है। इट इज टास्क ओरिएंटेड, सो इट इज गुड। मैं बताती हूँ इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। हर स्टाइल के फायदे या नुकसान हैं। वही बात कि सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके उस पर लगाना है। जरा पहली स्लाइड जो तुम्हारे पास इस वक्त ऑटोक्रेटिक स्टाइल की आ रही है, देखो मैंने उस पर लिखा हुआ है पावर सेंट्रलाइज्ड है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि लीडर के पास पावर है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं। दूसरा, लीडर टास्क ओरिएंटेड है, उसे तुम्हारे मसले मसाइल के साथ कोई एम्पथी नहीं है, कुछ नहीं है, उसे अपना काम पूरा चाहिए। तो बेटे पॉलिसीज, बिल्कुल पॉलिसी, ये एक चेंज स्टाइल आएगा जिसमें पॉलिसीज पहले से होती हैं, इसका मैं आगे जिक्र करूंगी। यहाँ पे लीडर अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा बेटे। अगर एक नर्स इमरजेंसी में पिछले 15 साल से काम कर रही है, एक इमरजेंसी में नर्स पिछले 15 साल से काम कर रही है, उसको पता है कि किस इमरजेंसी की सिचुएशन में ने कैसे जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है कि अच्छा ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमने तो ऐसे डील किया था तो हमें 100% रिजल्ट मिले थे। तो अब अगर वो इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑर्डर करेगी कि तो आपसे बेटे राय लेगी। ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेगी। जब उसने सीखा होगा, जब वो नहीं होगी तो उसके सीनियर ने अपने एक्सपीरियंस से उसको सिखाया होगा। दैट्स हाउ दिस स्टाइल वर्क्स। ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब है you are task oriented, you know what to do, and you don't you can say you are not people oriented, you do not empathy कह लो नहीं है people के साथ, या like you are not involved into their problems। तुम बस किसी को काम देते हो और कहते हो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे नहीं पता कि आपको क्या मसले हैं क्या नहीं, मुझे अपने काम से मतलब है। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारी जिंदगी। ठीक है, ओके गुड आपदा। सो टास्क ओरिएंटेड है बेटे, पावर सेंट्रलाइज्ड है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये गुड स्टाइल है फॉलो करने के लिए। अब अगर डिसीजन मेकिंग एक ही बंदे के पास है, वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, वही हमेशा सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है कि ऐसे करो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुमने बस मेरी कमांड सुननी है और तुमने बस ये करना है, तो इससे क्या होगा? सबॉर्डिनेट्स को लगेगा कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो सिंपल एक जो है वो लिसनिंग मशीन्स हैं जो लिसन करते हैं कि हमें क्या कमांड या ऑर्डर मिल रहा है और उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारा तो कोई इनपुट लिया ही नहीं जाता। तो क्या होगा? तुम्हारा मोरल लो हो जाएगा। मोरल कब हाई होता है? जब हम किसी को किसी टास्क में इन्वॉल्व करते हैं। जब हम किसी को किसी टास्क में इन्वॉल्व करते हैं तो उसे लगता है कि वो भी कोई जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, कुछ कर सकता है, और उसको लगता है वो कुछ सीख रहा है। जब हम किसी को ये बताएंगे कि तुमने कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुननी है, उसको लगता है वो कुछ सीख नहीं रहा, उसका कुछ इनपुट नहीं है। तो क्या होगा? हमारे पास मोरल लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। अभी इस पे भी आएंगे हम, ये क्या है। तो मोरल लो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, हम कहेंगे ये तो हर वक्त अपनी कहता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है ये लीडर, ये कैसा लीडर हुआ। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, मोरल लो होना शुरू हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना शुरू हो जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, यानी कि तुम बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो तुम अपने लीडर को बताना चाहोगे, जिसपे तुम उससे जो है वो इत्तफाक राय नहीं रखते, लेकिन चूंकि वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है, तुमने अथॉरिटी बस फॉलो करनी है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना शुरू हो जाएंगी। ग्रुप के अंदर ग्रुप बनेंगे, कुछ लोग लीडर की तरफ होंगे, कुछ लोग तुम्हारी तरफ होंगे। ओवरऑल जो है वो हमारा काम जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो हमारा इनपुट है, वो आउटपुट है, वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसका मतलब है ऑटोक्रेटिक स्टाइल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी और इमरजेंसी स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर किसी जगह पर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज करेगा, एम्प्लॉयज का मोरल कम हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन का रेशो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हमारे पास ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है? यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज इन दैट केस दिस स्टाइल इज आइडियल। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप तुम्हारे पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास ये जो सिमोन की बुक है, चाहे तुम्हारे पास सेकेंड एडिशन है, चाहे तुम्हारे पास थर्ड एडिशन है, ये सारा का सारा तुमने इसी में से प्रिपेयर करना है। और हर एक पेपर छोड़ के नेक्स्ट पेपर में इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं,
और मैनेजमेंट के पोर्शन में से इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत आते हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे पास ये स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो पहला स्टाइल हमारे पास यहाँ खत्म हो गया है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल. ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ जिनके पास बुक्स हैं वो एक नज़र उस बुक वाले को भी रीड कर ले जो उसमें लिखा हुआ है. मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. कोई चीज जो नहीं समझ आ रही, डू आस्क मी हियर. यू जस्ट हैव लाइक कपल ऑफ मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. जिनके पास बुक नहीं है वो स्लाइड के पॉइंट को ओवरथिंक करें, और अगर किसी और के पास कोई और क्वेश्चन या पॉइंट आ रहा है वो भी टाइप करो. इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टाइल पे जाऊंगी. ओके, बाकी लोग भी बता दें अगर कोई चीज कवर नहीं हो रही. आप द फाइन बेटे. ओके, परफेक्ट बेटे. So autocrat style is done. Now we will move to the next one, which is democratic style. अब डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेसी जो हमारे मुल्क में है, हम कहते हैं जी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो हमने इसमें डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं. तो डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है? जो कि पीपल ओरिएंटेड है. पीपल ओरिएंटेड है, यानी कि पहले वाले स्टाइल में पीपल ओरिएंटेड नहीं था, ये पीपल ओरिएंटेड है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव स्टाइल, क्योंकि इसमें हम अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव स्टाइल. बिल्कुल एंड का पॉइंट देखो, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव स्टाइल. A democratic leader is people oriented, focusing on human relations, teamwork and building of an effective वर्क ग्रुप. ऐसा लीडर जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करता है वो कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ अगर एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाऊंगा, मैं उन्हें जानूंगा, तो मेरे एम्प्लॉयज मुझे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बनिस्बत इसके कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं या सारी अथॉरिटी अपने पास रखूं और उन्हें डिक्टेट करूं, ऐसे करो, ये ना करो, और उन्हें बताऊं, हर वक्त गाइड करूं. सो ऐसा लीडर कहता है कि लोगों के साथ नेटवर्किंग पे वो बिलीव करता है, क्योंकि उसका मेन फोकस ये होता है कि जितना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा वो दूसरे से काम करवाएगा और उतना उसका सक्सेस रेट ज्यादा होगा. In democratic style, authority is decentralized and the leader shares the problem with the team members as a group. इस स्टाइल में हमारे पास जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. पहला क्या है पॉइंट? लीडर पावर और पीपल ओरिएंटेड है. दूसरा, पावर या अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड है, उसने सब कुछ अपने पास नहीं रखा हुआ, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, और जब अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता है तो उन्हें कहता है कि पार्टिसिपेट करो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए. इसलिए इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव स्टाइल.
सो हम पास आगे बेटे हमने ये पॉइंट कवर कर लिए। अब ये लीडर क्या करेगा हमारे पास, इन डेमोक्रेटिक स्टाइल अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड एंड द लीडर शेयर्स द प्रॉब्लम विद द टीम मेंबर्स एज अ ग्रुप, टुगेदर दे जनरेट एंड इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स एंड अटेम्प्ट टू रीच एग्रीमेंट ऑन अ सॉल्यूशन। The leader's role is much like that of a chairperson. He does not try to influence the group to adopt a solution and is willing to accept the solution that has the support of the entire group. Thus, members are made to feel that they have important contributions to make. अब ये कितना अच्छा स्टाइल है, लेकिन अगेन याद रखना इमरजेंसी सिचुएशन में इट्स अ बैड स्टाइल। इमरजेंसी सिचुएशन में यू हैव टू ऑप्ट आउट फॉर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अच्छा क्यों है कि लीडर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे यकीन रखता है, हेल्दी रिलेशनशिप पे यकीन रखता है, अपने फॉलोअर्स या सबॉर्डिनेट्स के साथ या एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, उनके साथ प्रॉब्लम को शेयर करता है, अपना ओपिनियन उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता, उनसे राय मांगता है कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिर वो सब जितनी भी, एक याद रखो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, हमने ये सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर वो जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको लिखते हैं या उनको आपस में डिस्कस करते हैं, हर ऑप्शन के फायदे और नुकसानात देखते हैं कि किसके फायदे कितने हैं, किसके नुकसानात कितने हैं। जिस ऑप्शन के फायदे सबसे ज्यादा होते हैं और नुकसानात कम होते हैं और जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैक्सिमम लोग वोट करते हैं कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए, वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लीडर जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है तुम्हें। अब वहां पर तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ऑटोक्रेटिक स्टाइल के, तो मोरल जो था वो लो था। यहाँ पर वो जब तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा है किसी प्रॉब्लम में और तुम्हें लग रहा है कि तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ऑब्वियसली मोरल्स विल इंप्रूव एंड यू विल नोटिस हाई मोरल। जब किसी बंदे का मोरल हाई होता है, उसे लगता है वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, वो कोई फायदा पहुंचा रहा है, तो क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव्स एज वेल। ठीक है, मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इंप्रूव करती है। इसलिए हम इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं कि इसमें सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब तक तो ये स्टाइल विन विन है। तुम मुझे लिख के बताओ या तुम सोचो जो मैंने डिस्कस किया, तुम्हारे ख्याल से इस स्टाइल का कोई ड्रॉबैक है तो क्या है, खाली हिंट दो मुझे। और अगर नहीं है तो सिंपली लिखो कि दिस इज द बेस्ट स्टाइल एंड इट डज नॉट हैव एनी ड्रॉबैक। प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नॉट गुड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। कोई और ड्रॉबैक बताओ। ओके, इट्स बेस्ट बिकॉज एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग। ओके बेटे, और बस आपदा और ये, और कोई नहीं बेटे? सादिया, अगर पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट ना करे तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा बेटे, तभी तो इसका नाम पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। यहाँ पर हम सबसे राय मांगेंगे।
Rest of the people, I need your opinion as well, please. Julius, Neelam, increase uncertainty. Uncertainty कैसे increase करेगा आपदा? In some situations, decision making failed. ठीक है. Come up with more reasons. It's best because good for mental and physical health. Okay. ऑटोक्रेटिक से हम आगे बढ़ गए हुए हैं. मैं डेमोक्रेटिक की बात कर रही हूँ जूलियस, और ये कह रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है फिर डेमोक्रेटिक कितना अच्छा है कि हर बंदा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, मोरल भी हाई है, हम बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. तो क्या साइड इफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इसके? अगर लीडर फास्ट डिसीजन करेगा आपदा या कंसल्ट नहीं करेगा बेटे, तो वो ये स्टाइल ही नहीं होगा. इसका मतलब है उस वक्त लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो कर रहा है. देखो जो तुमने लाइन लिखी है, बिकॉज व्हेन लीडर मेक फास्ट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉइज. ठीक है, जब वो एम्प्लॉइज को कंसल्ट किए बगैर डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो ही नहीं कर रहा, वो तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो कर रहा है. एक लीडर एक वक्त में सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट स्टाइल फॉलो कर सकता है. फर्ज करो मैंने अगर तुम लोगों को कोई टेस्ट देना हो किसी चैप्टर का, मैं कहूंगी मैंने लीडरशिप स्टाइल का टेस्ट लेना है, डन, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में फॉलो कर रही हूं. अगर मैंने ये पूछना है तुम लोगों से कि किस दिन वो टेस्ट होगा, तुम्हारी राय लूंगी कि सब बच्चे आए और वो स्टाइल फॉलो कर टेस्ट में अपेयर हो सके, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल होगा. अब एक ही चीज पे देखो, मैं दो स्टाइल लगा रही हूँ एक ही वक्त पे, एक ही टेस्ट पे. टेस्ट मैंने कौन सा लेना है किस चैप्टर का, वो मैं डिसाइड कर रही हूँ. तुमने कब देना है वो तुम डिसाइड कर रहे हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आई एम व्हाट चेंजिंग द स्टाइल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बेस्ट लीडरशिप. बार बार कंसल्ट करने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ भी सकती है. अच्छा, बार बार कंसल्ट करने से, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी. बार बार कंसल्ट वो नहीं करेगा, एक ही दफा हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम कंसीडर करेंगे और फिर मिलके एज अ ग्रुप जो है वो हम देखेंगे कि किसके फायदे ज्यादा, नुकसानात कम है. अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक फर्क बताती हूँ. बार बार कंसल्ट करने से नहीं, कंसल्ट ना करने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी. फर्ज करो मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और उसमें 2 बंदे आईटी एक्सपर्ट हैं, 2 बंदे जो हैं वो बजट एंड फाइनेंस के हैं, 2 बंदे जो हैं वो कह लो कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं. मुझे प्रॉब्लम आता है आईटी से रिलेटेड,
मैं जाके आईटी से रिलेटेड बंदों से मशवरा करती हूँ कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे हल किया जाए। कंसर्न्ड बंदे के पास जा रही हूँ, आईटी का मसला लेके क्या बजट एंड फाइनेंस के पास जाऊंगी? ऑब्वियसली नो। अब क्या होगा, क्योंकि जब एक ग्रुप को आदत पड़ गई हो गई हर चीज में पार्टिसिपेट करने की, बार बार राय देने की, तो एट टाइम्स जब कोई लीडर किसी पर्टिकुलर बंदे से कंसल्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि इसके लिए उसकी एक्सपर्टीज इतनी एनफ नहीं है कि उससे राय ली जाए, तो क्या होगा, मोरल लो होगा, उसको बुरा लगेगा, वो लेफ्ट आउट फील करेगा। जब वो लेफ्ट आउट फील करेगा और उसको ये लगेगा कि मुझे जी जानबूझकर मेरे से क्यों राय नहीं ली जा रही, तो क्या होगा, एग्जैक्टली नेगेटिव इमोशंस बनेंगे, तो क्या होगा, दोबारा से नेगेटिव इमोशंस किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को राइज करते हैं। सो इसका ड्रॉबैक मैंने खुद ही यहाँ पर इस स्लाइड में डेलिबरेटली ड्रॉबैक्स का जिक्र नहीं किया हुआ। क्यों ड्रॉबैक्स का जिक्र नहीं किया हुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सोच के समझने के बाद बताओ कि इस स्टाइल का क्या ड्रॉबैक होना चाहिए। हर चीज तुम्हें सामने लिखी ना मिले कि ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई डेलिबरेटली लेफ्ट इट आउट सो यू कैन थिंक इट ऑन योर ओन। सो अब क्या है, सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब सबॉर्डिनेट्स को आदत पड़ गई है हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट करने की, तो एट सर्टेन टाइम्स जब मैं उनसे राय नहीं लूंगी, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, उनका मोरल नीचे जाएगा, उन्हें लगेगा कि कुछ लोगों को उन पर अहमियत दी जा रही है, उन्हें इंसल्ट फील होगी, वो नॉन प्रोडक्टिव और अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगी, कॉन्फ्लिक्ट राइज होगी, अगेन हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो तुम लोग गौर कर रहे हो किस तरह हर स्टाइल के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई भी चीज परफेक्ट या आइडियल नहीं होती। जब कोई मेडिसिन भी लेते हो, वो अपने साथ चाहे दुनिया की सेफेस्ट मेडिसिन हो, ओवर द काउंटर ही क्यों ना हो, पैरासिटामोल की गोली क्यों ना हो, तुम्हें पता है कि वो अपने साथ साइड इफेक्ट लेकर आती है। पैरासिटामोल की ज्यादा डोज भी क्या कर देती है, यू नो डैट, क्या कर देती है वैसे, बाय द वे लेट मी नो, हम फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्या करती है, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ये। अब देखो मैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं बैठ के बस लेक्चर देती चली जाऊं, पढ़ती चली जाऊं, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, क्या होगा, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तुम सिर्फ अटेंडेंस के लिए आओगे, यहाँ पर बैठ के सामने बैठे रहोगे स्क्रीन के साथ ही। कितने लोगों ने फोन पकड़ा हुआ और चैट्स कर रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है दिखाने के लिए कि दे आर ऑनलाइन। तो जब तुम लोग समझने के बाद पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे पता लग जाता है ये सुन रहा है। जब किसी की तरफ से मुझे मैसेज नहीं आता, सो क्या होता है, आई नो कि दे आर बिजी विद समथिंग एल्स, डोंट डू दैट। ठीक है, हाँ जी, दोनों स्टाइल क्लियर हो गए, दोनों के फायदे और नुकसान भी पता लग गए, तुम्हें यह भी पता लग गया अच्छा लीडर क्या होगा, जो सबका मिक्सअप फॉलो करेगा। ग्रेट। अभी थोड़ी देर तक मैं एक सिचुएशन दूंगी, उस सिचुएशन को तुमने मुझे बताना होगा कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसलिए कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते जाओ, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम्हारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हाईली कॉम्पिटेंट है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ, पेनाडोल वाला, सॉरी पेनाडोल वाला तो रह गया। आपदा, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें क्यों नहीं पता कि पेनाडोल की एक्सेसिव डोजेज हो जाए तो क्या होता है? ब्लीडिंग होती है कि नहीं, लिवर सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं?
अब डर गए हो कि हम बात बात पे तो पैनाडोल खाते हैं। आपदा तुमने क्लास क्यों नहीं ली थी? मैंने तुम लोगों को शुरू में एक बात कही थी, वेरी गुड, लिवर डैमेज, ग्रेट। पर ये जवाब तब आया नीलम तुम्हारा जब मैंने पहले बता दिया है। पहले आता तो मैं हैप्पी होती। ये सर्च कर लिया तुम लोगों ने, गूगल करके जवाब दे रहे हो मुझे। वेरी गुड, आई नो व्हाट यू आर अप टू। मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं जानती हूँ तुम्हें। दे दिया गूगल ने जवाब। कौन सा मेटाबोलाइट बढ़ जाता है जिससे लिवर डैमेज होता है? चलो ये बताओ। फौरन जवाब आएगा तो समझ लग जाएगा, 2 मिनट लगेंगे तो समझ आ जाएगा कि गूगल ने बताया तुम्हें। जब भी कोई ड्रग खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। हबीबा और नीलम कह रही है हमने पहले टाइप किया था, मैं पहले बोल चुकी थी। अच्छा चलो, मैंने मान लिया तुम्हें पता था। ओके ओके, आई ट्रस्ट यू। अच्छा, कौन सा मेटाबोलाइट बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये होती है लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज? अब तो गूगल करोगे। सवाल रिपीट, सवाल रिपीट ये है कि तुम कह रहे हो कि ओवर, मैंने तुम्हें बताया कि ओवर डोजेज की वजह से क्या हो जाता है, लिवर डैमेज होता है, लिवर प्रॉब्लम, ऑब्वियसली लिवर डैमेज। पेनाडोल की कौन सा क्या चीज बढ़ जाती है? जब पेनाडोल तुम गोली खाते हो तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, दो मेटाबोलाइट बनते हैं, एक गुड मेटाबोलाइट होता है, एक बैड मेटाबोलाइट होता है। बैड मेटाबोलाइट की कंसेंट्रेशन बॉडी में कम होती है, गुड की ज्यादा होती है। लेकिन जब पेनाडोल की ओवर डोजेज होती है तो ओके, मैं बता रही हूँ, तो उस वक्त जो हमारे पास मेटाबोलाइट जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, जो लिवर को ज्यादा डैमेज कर देता है, वो ज्यादा बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाता है, गुड वाले को ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास लिवर डैमेज होती है। इसका एक छोटा सा साइकिल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी, उस साइकिल को पढ़ना है तुमने, वो तुम्हें बताएगा मेटाबोलाइट कैसे कहाँ कौन सा बढ़ है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वो पिक्चर शेयर करूंगी साइकिल की, तुमने यू हैव टू गो थ्रू इट। अच्छा, अब एक छोटा सा जवाब। नहीं नहीं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कोई नहीं है इसमें जिक्र। ये एगोनिस्ट कहां से आ गया हबीबा? एगोनिस्ट क्या है? अच्छा जी, आप स्टार्ट करने लगे बेटे, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। द क्वेश्चन इज, मुझे बताओ, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल है और कॉम्पिटेंट भी हैं, तुम्हारे ख्याल से कौन सा स्टाइल लगना चाहिए, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक? हाईली ग्रुप ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट पीपल के साथ तुम्हें कौन सा स्टाइल फॉलो करना चाहिए, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक? लेट मी नो प्लीज। नहीं नहीं हबीबा, एफिनिटी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है यहाँ पर, मिक्सअप कर रही हो बेटे। डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक, ओके। जो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक के साथ एक छोटे से लफ्ज के साथ रीजन भी तो लिखे ना, और जो ऑटोक्रेटिक कह रहे हैं वो ऑटोक्रेटिक के साथ रीजन लिखे। कम ऑन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन तो मैंने बता दी ना, मैंने तुम्हें ग्रुप ऑफ पीपल बता दिया है कि लोग किस टाइप के हैं जिनके साथ तुमने डील करना है, वहां पर क्या करोगे तुम? कम ऑन, आई एम वेटिंग, थिंक इट वाइजली, मैं क्या पूछ रही हूँ। Because group of people are highly experienced.
सो ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस्ड है, तो नीलम साथ तुम्हारा जवाब भी तो बताओ ना बेटे, फिर मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, हबीबा कह रही है ऑटोक्रेटिव बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके गुड, बिकॉज मैं नीलम कह रही है ऑटोक्रेटिक। अच्छा ठीक है। ओके बेटे, जब नाउ माय टर्न, ठीक है, इसी तरह सोचो, अपने रीजंस दो और इसी तरह तुम्हें समझ आएगी। बेटे जब मेरे पास ग्रुप ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट लोग होंगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑटोक्रेटिक आई विल गो फॉर डेमोक्रेटिक बेटे, because now the people are really highly experienced and they are knowledgeable, they know what to do. तो हम ऑटोक्रेटिक की तरफ नहीं जाएंगे, हम उनको डिक्टेट नहीं करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल लगता है, और मैं किन लोगों को डील कर रही हूँ उस हिसाब से भी स्टाइल लगता है बेटे। अगर ऑलरेडी लोग लर्नेड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, दे आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग, यू डोंट डिक्टेट देम। ओके, थैंक यू हबीबा फॉर एग्रीइंग विद मी। हबीबा इज सेइंग यू आर राइट। और इफ्रा मुझे कूल स्माइलीज भेज रही है। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम, जो मर्जी करो, अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन द टॉपिक और मुझे जवाब दे रहे हो, आई एम हैप्पी। मुझे पता लग रहा है कि तुम यहाँ पर हो। जूलियस की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आता, मुझे पुश करना पड़ता है। सो इट मीन्स मेंटली यू आर नॉट हियर। अच्छा मैम प्लीज चेक चैट। मैंने जब लास्ट टाइम पूछा था जूलियस, तो तुम्हारा जवाब कुछ और था। मैं बात कर रही थी डेमोक्रेटिक की, तुम मुझे ऑटोक्रेटिक के हवाले से जवाब दे रहे थे। अभी मैं दोबारा देख लेती हूँ। ठीक है, डेमोक्रेटिक तुमने मुझे बताया है जूलियस, लेकिन रीजन नहीं था बेटे। मैंने तुम लोगों को बहुत शुरू से बताया हुआ है, एनी आंसर विदाउट रैशनल और रीजनिंग इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हें क्यों वो जवाब लग रहा है, यू ऑलवेज हैव टू टेल मी। हाँ जी इफ्रा, तुमने डेमोक्रेटिक बोला था, तुम जीत गई हो। गुड। अच्छा एक छोटा सा जवाब मुझे और दो। मेरे पास टाइम है और रिस्क लेवल भी लो है, आप कौन सा स्टाइल करूंगी मैं, डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक? लो रिस्क लेवल एंड एनफ टाइम। अगले सवाल का जवाब दो हबीबा, वर्ल्ड कप बाद में बांटती फिरना। एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास टाइम ज्यादा है और रिस्क लेवल लो है, मैं कौन सा स्टाइल फॉलो करूंगी? बाज पर्सनल चैट से बाज आओ। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, टेल मी। ऑटोक्रेटिक, डेमो, फिर वैसे जवाब आ रहे हैं ऑटोक्रेटिक। कितनी दफा का है, साथ रीजन होना चाहिए। अपने जवाब के साथ रीजन तुम्हें वो क्यों लग रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती।
लुबना तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा, तुम्हारे जवाब का वेट कर रही हूँ मैं, क्या सोच रही हो? कम ऑन ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। खाली सुनने वाली मशीनें नहीं मुझे चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए तुम्हारा। ओके बेटे, जूलियस का जवाब था ऑटोक्रेटिक ड्यू टू लो रिस्क एंड एनफ टाइम। सिद्रा का जवाब है डेमोक्रेटिक ड्यू टू लो रिस्क एंड एनफ टाइम। सिद्रा इज राइट। बेटे, जब भी रिस्क कम होगा और मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, इसका मतलब है मैं लोगों की राय आसानी से ले सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम है। याद रखो, इमरजेंसी कब होती है? व्हेन यू डोंट हैव टाइम। When you don't have time, you go for autocratic. When you have time, you go for democratic. इमरजेंसी में रिस्क लेवल ज्यादा होता है। अगर मैं ज्यादा लोगों की बात सुनूंगी, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे समझ नहीं आएगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं ऑटोक्रेटिक, जो एक एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो सबको पार्टिसिपेट, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ट्रायल का टाइम नहीं होता। उस वक्त बजाय इसके कि वो दूसरों से राय लेकर किसी एक्सपेरिमेंटेशन पोजीशन में आए, वो क्या करता है, वो खुद राय या खुद अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर शेयर करता है कि क्या करना चाहिए। सो जूलियस बेटे, रीजन जो था, उस रीजन के लिए आंसर डेमोक्रेटिक इज द राइट, नॉट ऑटोक्रेटिक। किसी बच्चे ने ये लिखा हुआ था रिस्क तो है ना, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रही, मुझे ये भी रिस्क, मुझे कोई दुनिया का ऐसा काम बता दो जिसमें रिस्क ना होता हो। हॉस्पिटल में डेली किसी मरीज को कोई ऑरल दवाई देते हो, कोई टीका लगाते हो, क्या तुम कह सकते हो आज मैंने इसे पैरासिटामोल की गोली दी है, कोई रिस्क नहीं है? बताओ। You can never ever say that बेटे everything you do involves low risk or high risk. Nothing is risk free. इसलिए high risk emergency, less time, go for autocratic. When risk is low and you have enough time, ज्यादा टाइम में लोगों की राय ली जा सकती है, कम टाइम में नहीं। तो जब ज्यादा टाइम है उस वक्त हम डेमोक्रेटिक स्टाइल की तरफ जाएंगे। डू यू ऑल एग्री विद मी? किसी को कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो लेट मी नो। ओके ग्रेट बेटे, यहाँ पर हमारे दो स्टाइल्स कवर होते हैं और हम नेक्स्ट स्टाइल की तरफ जाते हैं, कंसल्टेटिव स्टाइल। ये कह रहा है हाफ वे, कंसल्टेटिव स्टाइल कहता है
हाफ वे बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। तुम्हें क्या लगता है, ये कह रहा है कि ये तो डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक के दरमियान की कोई चीज है, कैसे हो सकती है? क्या ख्याल है तुम्हारा? टाइप करो, कम ऑन, मैं बोल सकती हूँ तो तुम टाइप कर सकते हो। वो कह रहा है कि कंसल्टेटिव स्टाइल जो है वो ऑटोक्रेटिव क्रेटिक और डेमोक्रेटिक के सेंटर की चीज है। कैसे? टाइप योर आंसर हियर। तुम्हारे ज़हन में क्या आ रहा है? फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगी। ये लाइन पढ़ के तुम्हारा ज़हन क्या कहता है? लेट मी नो। कुछ कहता भी है कि नहीं कहता? ओके, सजेशंस ले सकता है बट इम्प्लीमेंटेशन अपनी मर्जी से करेगा। ओके, गुड। और कोई? ओपिनियन सबका, मर्जी अपनी। मेरा भी यही है मैम। ओके, बाकी लोग कम ऑन। सुननी सबकी, करनी अपनी। ओके, प्रॉब्लम डिस्कशन है, सोल्यूशन केम आउट। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, अब मेरी बारी। तुमने सोच लिया, अब मैं। कंसल्टेटिव स्टाइल हाफ वे बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में हम क्या करते हैं? दूसरों की राय लेते हैं। सो कंसल्टेटिव स्टाइल में भी हम दूसरों की राय लेते हैं। और उसके बाद ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, फिर राय लेने के बाद डिसीजन खुद करते हैं। फर्क क्या है? यहां पर हम दूसरों की राय ओपनली नहीं लेते। डेमोक्रेटिक स्टाइल में हम सबके साथ एट वन पॉइंट प्रॉब्लम शेयर करते हैं और फिर ओवरऑल सबके सोल्यूशन को सुना जाता है। यहाँ पर हम हर एक को इंडिविजुअली जाकर प्रॉब्लम बताते हैं और उसकी राय इंडिविजुअली लेते हैं। गेट सजेशन इंडिविजुअली। सेकंड पॉइंट को देखो, इसको हम ओपन करके प्रॉब्लम को नहीं लेकर जाते। अब क्या है, हम इसमें ऑटोक्रेटिक की तरह खुद डिसीजन करें, डेमोक्रेटिक की तरह राय ले रहे हैं, लेकिन हम इसमें राय ओपन राय नहीं ले रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सन के पास जाके उससे राय लेते हैं और इन द एंड हो सकता है कि मेरा जो डिसीजन है वो उस राय के ऊपर बेस हो या ना हो। ठीक है,
यानी कि तुमने अगर मुझे कोई मशवरा दिया, मैंने जब एंड में तुमने मुझे मशवरा दे दिया, ओके मैंने तुम्हारा मशवरा सुन लिया, अब इन द एंड जो मैं डिसीजन लूंगी जरूरी नहीं है वो डिसीजन तुम्हारे मशवरे के ऊपर बेस करता हो या ना करता हो। हाँ तो आपदा ठीक कहा बेटे तुमने, मैंने कब कहा कि आपदा ने गलत कहा? ठीक है, जो एक छोटी सी चीज हमने ऐड करनी थी वो सिर्फ ये ऐड करनी थी, इट्स ऑल राइट, इट्स अ गुड एफर्ट, वो ये ऐड करनी थी कि यहाँ पर राय जो है वो हम इंडिविजुअली ले रहे हैं। ठीक है, बताने से पहले तुम्हारी राय लेने का मकसद ये कि मैं देखूं तुम क्या सोच रहे हो, और जब तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं तो परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हें समझ आ रही है। सो अब हम क्या करते हैं, इन द एंड हो सकता है कि मेरा वो जो भी मैंने डिसीजन लिया है वो सबकी राय का जो एक कंबाइंड मुझे लगता हो कि ये होना चाहिए वो, या किसी एक पर्सन की राय में फॉलो कर रही हूँ, ये मेरी मर्जी है, इसलिए ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसलिए दोनों के दरमियान सेंटर वाली चीज हो गई, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के दरमियान की। डन, यहां पर ये स्टाइल हमारा खत्म होता है, थर्ड स्टाइल भी खत्म हो गया। अब मैं अगले स्टाइल की तरफ आ रही हूं, लेसिस फेयर स्टाइल। लेसिस फेयर स्टाइल का जो और नाम है वो है फ्री रेंज स्टाइल, परमिसिव स्टाइल एंड एनार्किक। ये जो पहले तीन नाम दिए हुए लेसिस फेयर के, ये तीनों इसी के नाम हैं। ऑब्जेक्टिव का अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि लेसिस फेयर स्टाइल इज आल्सो नॉन एज, उसमें से इनमें से कोई एक ऑप्शन तुम्हें दे दी होगी, या बाजू का तीनों देकर लिख देते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो तुमने ऑल ऑफ द अबव पे लगाना है, और अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो वो तुम्हारा आंसर होगा फ्री रेंज, परमिसिव, एनार्किक। रेन का मतलब होता है क्या है, यहाँ पर फ्री रेन यानी कि कोई लगाम नहीं डाली हुई, तुम्हें खुला छोड़ा हुआ है तुम्हें कि जो तुम्हारा दिल आता है वो करो, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है लीडर का। ठीक है, ये स्टाइल उस वक्त बेस्ट काम करता है जब तुम्हारे पास काम करने वाले लोग हाईली मोटिवेटेड या स्किलफुल हों। अगर मुझे एक आईटी ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, मैं खुद ही इतनी मोटिवेटेड और एक्सपीरियंस्ड हूं कि आई नो व्हाट टू डू। ये सिर्फ उस कंडीशन में अच्छा काम करता है। इसके बारे में मैं कुछ बुक से रीड आउट करने लगी हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेन, परमिसिव और एनार्किक स्टाइल। द जनरल क्लाइमेट is one of the permissiveness with no central control. The leader wants everybody to feel good and fosters freedom for everyone. कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, लीडर जो है फ्री रेन रखता है, वो चाहता है कि हर कोई अच्छा फील करे, और जो है वो फ्रीडम है उसके ग्रुप के अंदर, वो ये दूसरों को एहसास दिलाना चाहता है कि उसने सबको आजाद छोड़ा हुआ है, कैद नहीं किया हुआ। The leader has no established policies and deliberately abstains from leading his group. कोई एस्टेब्लिश पॉलिसी नहीं है जिसपे वो काम करता है, और डेलिबरेटली का मतलब होता है अपनी मर्जी से वो जो है वो ग्रुप को लीड नहीं करता, मतलब उसको लगता है कि ये इतने एक्सपीरियंस्ड है, इन्हें लीड करने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, कंप्लीट अथॉरिटी या डेलीगेट करना उसके हाथ में होता है, वो सबऑर्डिनेट्स को सारी की सारी अथॉरिटी दे देता है। याद रखो, जब भी हम किसी को कोई काम डेलीगेट करते हैं, जब कोई किसी को काम डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाती है, तो इन द एंड जो डेलीगेटर होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रिजल्ट का, पर यहाँ पर काम पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट्स को दे दिया जाता है, लूज कंट्रोल है, लीडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द चैनल्स ऑफ अथॉरिटी एंड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। हमें पता ही नहीं है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसने कौन सा काम करना है, हमने सबको ऑन देयर ऑन फ्री विल छोड़ा हुआ है। It tends to permit various units of an organization to proceed at conflicting purposes and degenerate into chaos. अब क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं इस स्टाइल को उस जगह पर फॉलो करूंगी जहां इसे नहीं होना चाहिए, क्या इसे हेल्थ केयर सिस्टम में लगा सकते हैं? ऑब्वियसली नो। मैं हर नर्स को कहूँ जो तुम्हारा दिल करता है करो, जब दवाई देनी है पेशेंट को दो, नहीं दिल करता ना दो, तुम्हें पता है क्या करना है, क्या केओस नहीं मच जाएगा? ठीक है,
रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स होने हैं, चार्ट्स के हिसाब से मेडिसिन देनी है. सो इट्स नॉट गुड इन हेल्थ केयर प्रोफेशन. रिसर्च जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें पता होता है किस सिचुएशन में हमने कैसे काम करना है. वहां पे ये स्टाइल आइडियल स्टाइल है, वहां पे ये बेस्ट काम करते हैं. सो the style can sometimes be effective in highly motivated professional groups. It is not, however, useful in highly structured healthcare systems in which organization and control form the basis of most operations. यानी कि जो हाईली स्ट्रक्चर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, वहां पर ये बिल्कुल भी अच्छा स्टाइल नहीं है. वहां पर इसलिए ये अच्छा स्टाइल नहीं है बिकॉज एवरीथिंग ओवर देयर is running according to certain policies and procedures, and you have to follow those policies and procedures no matter you like it or not. So that's why in that area or in that particular field, this laissez-faire style sorry, also known as free reign, permissive or anarchic style, is not what is not a good style to be followed. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेसिस फेयर भी कंप्लीट हो गया स्टाइल. अब हमने 4 स्टाइल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, विच आर autocratic style, democratic style, and then we have gone through consultative and laissez-faire style. I am giving you 5 minutes again to go through all of the slides again, or to listen to what I have told you. जो points तुमने बनाए हैं उसको go through करो. book है तो book को देखो, और कोई point है तो पूछो. 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास. 5 मिनट के बाद मैं अगले स्टाइल पे जाऊंगी.
ओके बेटे, नेक्स्ट स्टाइल पे आ रही हूँ, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, जो कि ब्यूरोक्रेसी तुम लोगों ने सुना हुआ है कि जी ब्यूरोक्रेसी है और ये है, वो क्या चीज है, ये ब्यूरोक्रेसी का वर्ड क्या है? नाउ वी विल डिस्कस दिस। सो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है एक ऐसा स्टाइल है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाई गई हैं, ये स्टाइल उस हिसाब से काम करता है। इन दिस स्टाइल द लीडर मे बी इनसिक्योर रिगार्डिंग हिज एबिलिटी टू लीड। लीडर कह लो कि उसको कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि वो खुद अपने से इनिशिएटिव लेने से, चेंज लाने से डरता है, इसलिए ऑलरेडी सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। ठीक है, ही फाइंड सिक्योरिटी इन फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज। उसको ये बात ज्यादा बेहतर लगती है कि पहले से जो उसके बने बनाए, जो उसको असूल दिए गए हैं, वो उसको फॉलो करके कोई भी डिसीजन ले, ना कि वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले। हमेशा याद रखना, जब हम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। तो जब सेल्फ एक डिसीजन किसी चीज को लेकर तुम खुद अपनी राय इस्तेमाल करके डिसीजन लोगे, अच्छा हो गया तो ओके गुड, अगर उसके रिजल्ट बुरे आ गए तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो इस डर की वजह से लीडर जो है वो डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि जब सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है तो उस वक्त रिजल्ट जैसा मर्जी आ जाए, नोबडी इज गोना ब्लेम यू। और यही हमारी ब्यूरोक्रेसी जो रेड टेप है, ये जितने हमारे सीएसपी या ऑफिसर्स होते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, लीडर इनसिक्योर है रिगार्डिंग हिज एबिलिटी टू लीड, he finds security in following established policies, he is able to use power by fixed rules but if deficient in initiative and flexibility। अब क्या है, मैंने लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव की उसमें कमी है, यानी कि किसी हिसाब में किसी रूल को थोड़ा सा मोल्ड करना, बेंड करना, ही वोंट डू दैट। और अपने एंड पे वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। वो ये देखेगा कि जब पहले इस तरह का कोई मसला हुआ था तो क्या रूल्स फॉलो किए गए थे और उस वक्त क्या रिजल्ट आया था, क्या पॉलिसी क्या कहती है, गाइडलाइन क्या कहती है। वो सिर्फ पॉलिसी और गाइडलाइन के हिसाब से डिसीजन लेगा, अपना इनिशिएटिव कभी नहीं लेगा। He seldom makes a decision if there are no standards for guidance। कोई दफा ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जी कोई ऐसा मसला आ गया जिसके लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड या कोई गाइडलाइन ही मौजूद नहीं है। ऐसे केस में वो अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि उसको हायर अप्स के साथ डिस्कस करेगा कि ये ऐसा इशू आया है, इसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो क्या किया जाए। तब एक काफी लोगों का एक वो ज्वाइंट कमेटी टाइप बिठाई जाती है जो मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर बात नहीं लेकर आता। ओवरऑल वो खुद डिसाइड नहीं करता कि उसने क्या करना है। ठीक है, such a leader acts in an official capacity and relates impersonally to the group members as long as the rules are followed, there are no problems। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पर, ऐसा लीडर, अब याद रखो ये ऐसा लीडर है जो ऑलरेडी बने बनाए असूलों के ऊपर काम करेगा, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेगा, ताकि अगर कोई डिसीजन रॉन्ग हो जाए तो उसको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए। हमेशा सेट पॉलिसीज को फॉलो करेगा, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होगा। वो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, ये गाइडेंस सीख करेगा, पर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, इनोवेटिव नहीं होगा। क्लियर?
को लेके कोई क्वेश्चन तो नहीं है, स्टाइल को लेके? ओके डन, फिर हमारा ये स्टाइल भी यहाँ पर कवर हो जाता है। अब मैं अगले स्टाइल की तरफ जा रही हूँ। अगला स्टाइल है हमारे पास नो मैम। सहर क्या प्रॉब्लम है बेटे, क्वेश्चन पूछो। इफ्रा भी कह रही है समझ नहीं आई, सहर भी कह रही है समझ नहीं आई। वो क्या पॉइंट है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है बेटे? यू हैव टू लेट मी नो सो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सहर इज सेइंग नो मैम। ओके ठीक है बेटे, सॉरी आई थॉट कि तुम कह रहे हो कि क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा था क्लियर है तो यू सेड नो मैम, तो मुझे लगा कोई कंफ्यूजन है। ओके बेटे, नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलती हूँ। मॉलिफाइंग ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब दिस स्टाइल इज हाफ वे बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। क्या लगता है तुम्हें इस लाइन का क्या मतलब है? कम ऑन, पहले भी अच्छे जवाब दिए थे, अब भी दोस्त सोचो इसका क्या मतलब है। पहला वाला ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के दरमियान सेंटर की चीज थी, कौन सा? कंसल्टेटिव वाला। ये डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक के दरमियान की चीज है। सो क्या मतलब है इसका? लेट मी नो, टाइप करो अपने आंसर्स। शाबाश, सब पार्टिसिपेट करो बेटे। ओके गुड आपदा, सादिया, सबने अच्छी एफर्ट है बेटे। अब इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक में क्या करते हैं, हम दूसरों से राय लेते हैं। तो वो लीडर जो ये स्टाइल फॉलो करता है, मॉलिफाइंग, मॉलिफाइंग का क्या मतलब है? लाइक ही इज प्रिटेंडिंग। वो क्या करता है, वो डेमोक्रेटिक की तरह सबसे उनकी राय लेता है कि अच्छा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लीडर की तरह ऑलरेडी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या कहती हैं, वो ये फैसला तुम्हारी राय लेने से पहले ही कर चुका होता है कि उसने क्या करना है।
यूं वो क्या करता है, पार्टिसिपेंट को ये एहसास नहीं दिलाता कि वो लेफ्ट आउट है, यूं लगता है कि उनकी राय का एहतराम किया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है, उसके बाद डिसीजन किया जा रहा है, लेकिन असल में लीडर पहले से ही डिसीजन कर चुका होता है और हम उसको कहते हैं ही इज फेकिंग इट, और लाइक ही इज एक्चुअली हैव टेकन द डिसीजन ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रुप मेंबर से आइडियाज की बात करते हैं, उन्हें बोलने का मौका देते हैं ताकि वो डिस्करेज, लेफ्ट आउट फील ना करे, उनका मोरल लो ना हो, पर असल में पहले से ही इस बात का फैसला कर लिया जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, लीडर इंडिपेंडेंटली प्लान बना चुका होता है। उसके बाद है हमारे पास, ये क्लियर है बेटे? अगले स्टाइल की तरफ प्लीज मैं जाऊंगी अब, इसमें कुछ और नहीं था एक्सप्लेन करने वाला। अगले की तरफ जाऊं बेटे, लेट मी नो। ओके बेटे, नेक्स्ट स्टाइल की तरफ मैं जा रही हूँ, पेरेंटल स्टाइल। नाम से ही कह रहा है कि माँ बाप की तरह, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीज पे रिवॉर्ड देते हैं, यहाँ पर भी जो लीडर होता है वो पेरेंट्स की तरह अपने सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स को जो है वो डिक्टेट करता है या उनको लीड करता है। This style describes leaders who never discipline and are too good to their group members. माँ बाप भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कंट्रोल्स लूज होते हैं उनके, और डिसिप्लिन जो है वो इतना खास नहीं होता। सो दैट इज वाई अ पेरेंटल स्टाइल इट इज कॉल्ड, क्योंकि जब भी कोई दो बच्चे गलती करे, कोई पेरेंट नहीं मानता कि ये उसकी गलती है, वो यही कहते हैं मेरा बच्चा ठीक है, अगले की गलती है। सो यू आर नॉट ready to take the responsibility or control your kids or set some certain policies and procedures. So that is why it is called the parental style. Controls are loose and staff dependence and obedience are fostered and rewarded. This style can be successful when all goes well, and when problems occur the leaders are ineffective. ये स्टाइल तब तक बहुत अच्छा है जब तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होना शुरू हो जाए तो इट बिकम्स इनइफेक्टिव। जैसे बच्चा बात मानना बंद कर दे तो कोई भी पेरेंट ये मानने से इनकार कर देता है कि ये माँ की गलती है या बाप की। दे ट्राई टू ब्लेम ईच अदर दैट इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। बट जब तक बच्चा ठीक जा रहा होता है तो माँ कहती है मेरे पे गया है, बाप कहता है मेरे पे गया, जस्ट लाइक दैट। गॉट इट? So that is why this is called parental style, because just like parents, just in that way we are following the policies and procedures, and we have loose control, and we reward them, we foster them in a way like parents do with their own kids. Clear? अब यहाँ पर मेरे पास थर्ड एडिशन है। थर्ड एडिशन के अंदर एक और स्टाइल आता है, मल्टीक्रेटिक स्टाइल। वो थर्ड एडिशन के अंदर नहीं है। जिन लोगों के पास पुरानी किताबें हैं सेकंड एडिशन की, उसमें इसके बाद एक और स्टाइल दिया गया है जिसका नाम है मल्टीक्रेटिक स्टाइल, 8वें नंबर का। ये मैंने 7 स्टाइल्स तुम्हें पढ़ाए हैं, 8वां स्टाइल है मल्टी, MULTI, मल्टीक्रेटिक, CRATIC, मल्टीक्रेटिक स्टाइल। मल्टीक्रेटिक स्टाइल का मतलब ये है कि सारे स्टाइल्स को एमलगम करके, मिक्स करके फॉलो किया जाता है। तो याद रखो, जब सारे स्टाइल्स के फायदे आते हैं तो सारे स्टाइल के नुकसानात भी आते हैं। दैट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको फॉलो करती हैं। हाँ, 4th एडिशन में भी नहीं होगा, ये 3rd एडिशन में भी नहीं है, 2nd एडिशन तक है ये मल्टीक्रेटिक स्टाइल। तो कुछ बच्चों के पास पुरानी किताबें होती हैं, वो अक्सर मुझे शेयर करते हैं, मैडम ये स्टाइल आपने नहीं करवाया, हमें ये भी समझा दे। उसमें कुछ भी नहीं है, वो इन सब स्टाइल्स का एमलगम है, मिक्स करके उसे बताया गया है कि सब स्टाइल्स के फायदे हमने इकट्ठे किए हैं। याद करो, सब याद रखो, सब स्टाइल्स के फायदे अगर इकट्ठे होंगे तो उनके नुकसानात भी इकट्ठे होंगे। एंड हियर वी आर डन विद स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तुमने किसी सूरत नहीं छोड़ना और इसको मस्ट फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी बेटे।
एंड यू हैव टू फॉलो इट. ये सारा का सारा टॉपिक तुमने इसी किताब में से प्रिपेयर करना है, सिमोन की, जो मैंने तुम्हें कवर करवाई है. लीडरशिप स्टाइल्स तुमने सिमोन की बुक से क्लियर करना है, कवर करना है. 2-3 मिनट ले लो, और कोई और चीज जो तुम्हें नहीं समझ आ रही मुझसे पूछ लो प्लीज. फिर हम सेशन को एंड करते हैं. ये जो एंड में मैंने 3 स्टाइल्स पढ़ाए हैं, इनको एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देख लो. लेसेस फेयर से तक हमने कर लिया था, ब्यूरोक्रेटिक पे आई हूँ. Leave here. It's okay. Housing. Biscuit खाओ. जी बेटे, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? शैल वी फिनिश इट ऑफ नाउ? ओके फ्रा, ओके सहर. बेटे रेस्ट ऑफ यू प्लीज टाइप इट, तो मुझे पता लग जाए कि सबको क्लियर है. Okay, bete, take care. Allah Hafiz. Have a nice weekend. I will see you next week.
अपना खूब ख्याल रखो ड्यूटीज के दौरान, अपने पर्सनल इक्विपमेंट अच्छे तरीके से पहन के जाओ, अगर नहीं मिल रहे तो अपने खरीद लो, लेकिन अपना ध्यान रखो, जो सारे पर्सनल प्रिकॉशंस हैं वो सब के सब लो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीक बेटे, हैव अ ब्लेस्ड एंड हैप्पी रमजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे।